सो हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा हमने स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछली बार जो है हमने ज्योग्राफी का सैंपल पेपर या फिर ये कहिए कि ज्योग्राफी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज की सेम वीडियो वैसे ही रहने वाली है। आज की वीडियो में भी हम क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड हुए कुछ क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में मे भी आ सकते हैं या फिर 90 to 95% उनकी पॉसिबिलिटी है, तो आज हम उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से फटाफट से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन? कि एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको, क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू पास अ न्यू लॉ रिगार्डिंग मैरिज एंड डाइवोर्स, a subject on which the state legislature of Kerala also wishes to legislate. According to the Indian Constitution, which government is empowered to make laws on this subject? अब आपको ये बताना है सबसे पहले कि मतलब होने वाला क्या है कि जो पार्लियामेंट है इंडिया की, वो ये चाहती है कि जो मैरिज और डाइवोर्स है इसके ऊपर हम क्या करें, एक कानून बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में से कौन है जो दोनों इन पर मिलकर क्या कर सकते हैं, अपना लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले ये वाला ऑप्शन होगा क्या कि ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्या केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही बना सकता है, या फिर ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ केरला, क्या केवल वही बना सकते हैं। तीसरा, बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, नाइदर एज दिस पावर इज रिजर्व्ड फॉर द लोकल गवर्नमेंट, या फिर ये पावर केवल लोकल गवर्नमेंट्स के पास है कि जो स्टेट और मैरिज और डाइवोर्स पर लॉ बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझो कि सब्जेक्ट्स लाइक मैरिज एंड डाइवोर्स आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड state government, therefore they are placed in the concurrent list of the constitution. This allows both the parliament and state legislature to frame laws on them. ठीक है, ये जो डाइवोर्स और जो मैरिज का मुद्दा है, ये यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट के लिए कॉमन है, तो इसलिए क्या हो सकता है बेटा कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या कर सकती है, इसके ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो एजर्शन क्या है कि डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ओके, रीजन क्या है? A small number of ultra rich enjoy a highly disappropriation share of wealth and incomes in democratic countries. अब आप बताओ क्या पहला ए वाला सही है या आर वाला सही है? मतलब ऑप्शंस देखते हैं तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या होगा? तो देखो बेटा, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि डेमोक्रेसीज, अगर आपकी कंट्री में ये कहा जाए कि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पहले पॉइंट में कि डेमोक्रेसीज में ये देखा गया है कि वहां पर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो ज्यादा कम नहीं हो पाती। उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि कुछ अल्ट्रा रिच जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को, ज्यादा से ज्यादा इनकम को देश की क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी से बताओ। तो इसमें सही होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? देखो, द assertion makes a general observation about the failure of democracies to reduce economic inequality. Clear? The reason provides a specific piece of evidence for this failure. The concentration of wealth at the top, the fact that the ultra rich hold a disappropriate share of wealth is a direct explanation for why economic inequality is not reducing. ठीक है, जो assertion था वो ये क्या बता रहा था कि ये जो डेमोक्रेसी की ये क्या है, नाकामी है कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम नहीं कर पा रही। और रीजन ये सच बता रहा है कि देखो कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जो पैसा है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद ये
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो इसी वजह से क्या नहीं हो पा रही है, कम नहीं हो पा रही है। क्लियर। नेक्स्ट, हाईलाइट एनी टू, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाईलाइट एनी टू वेज इन विच डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें गवर्नमेंट क्या है, वो सॉरी डेमोक्रेसी क्या है, एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो चलो ऐसे दो तरीके मैं आपके सामने अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इंश्योर्स regular, free and fair elections where citizens can choose their rulers. Rulers are accountable because they can be voted out of power if do not perform. ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शंस होने की वजह से डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इसमें हम जिस पर्सन को चुनते हैं वो अकाउंटेबल रहता है किन लोगों के लिए, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर वो उन लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं रहेगा तो आगे चलकर क्या होगा कि उसको चेंज कर दिया जा सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आ जाओ, ट्रांसपेरेंसी। Citizens in a democracy have the right to information and can examine the decision on making process which holds the government accountable for its action. ठीक है, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, क्या लीडर्स कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजों को आपको क्या है जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो भी सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन सभी में आपकी क्या है ट्रांसपेरेंसी बनाई गई है, जो कि केवल डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर, यहाँ ये दो पॉइंट्स हमारे इसमें आ गए। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन है ये आपका, द ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज हैज मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। जब से रीजनल पार्टीज का बनना शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो ज्यादा डाइवर्स होता चला जा रहा है। तो हाईलाइट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ट्रेंड फॉर नेशनल पार्टीज। अब इन रीजनल पार्टीज का या फिर ये जो ट्रेंड बनकर आ रहा है कि छोटी छोटी पार्टीज बना ली, उनका रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में पहुंच गया, तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो आ रहा है इसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे नेशनल पार्टीज के लिए, तो चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिस ट्रेंड हैज हैड फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस फॉर नेशनल पार्टीज। सबसे पहले कंपल्सन टू फॉर्म अलायंसेस। सबसे पहला दिक्कत क्या आएगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आने वाला है बेटा कि अलायंसेस ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेजोरिटी गेन करना मुश्किल हो जाएगा। देखो तो नो सिंगल नेशनल पार्टी हैज बीन एबल टू सिक्योर अ मेजोरिटी इन द लोकसभा ऑन इट्स ओन until 2014, making them compelled to form alliance with the state parties. लोकसभा में अभी 2014 तक जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले सारी गवर्नमेंट जो थी वो कैसे बन रही थी, अलायंस की मदद से बन रही थी, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज मिलकर क्या कर रही थी, अलायंस बना रही थी और फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी। पर 2014 के बाद से जो है बीजेपी जो है लगातार बहुमत में आ रही है, ठीक है, और अपनी गवर्नमेंट सिंगल बना रही है। पर अगर क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी पार्टीज बनती गई, इनके रिप्रेजेंटेटिव आते गए, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाएगा कि कंपल्सन टू फॉर्म अलायंसेस, आपको गठबंधन बनाने ही पड़ेंगे। दूसरा, डिफिकल्टी इन डिसमिसिंग स्टेट गवर्नमेंट, दैट हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर, thus strengthening फेडरलिज्म। ठीक है, एक ये पॉइंट है कि आप जो डिफिकल्टीज आएगी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने में, क्या है, this has made difficult for central government to dismiss state government in a arbitrary manner, clear, thus strengthening federalism, clear। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, a system of checks and balance ensure that none of the organs of government can exercise unlimited power, support this statement with the suitable argument। आपसे ये कहा गया है कि हम देखते हैं और बैलेंस करके रखते हैं, मतलब संतुलन बना के रखते हैं, किसमें, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो यहां पर यह बताया, यह कहा गया है आपसे कि यह सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, एक जो तरीका है चेक्स एंड बैलेंस का, ये क्या करता है
इन तीनों ऑर्गन्स को क्या करता है, अपनी पावर्स का अनलिमिटेड या गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है विद एन आर्ग्यूमेंट्स। तो आ जाओ फटाफट से। दिस सिस्टम ensures no organ has unlimited power for these reasons। क्यों? देखो, सबसे पहले जो जुडिशरी देवता बैठे हैं वो क्या करेंगे, कैन चेक द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंश्योरिंग दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर जुडिशरी को ऐसा कहीं लगा कि ये जो लॉज बनाए गए हैं, ये सारी चीजें जो बनाई गई है, चाहे वो लेजिस्लेचर ने जो चीजें बनाई है, जो लॉज बनाए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या फिर एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस पर नजर बना के कौन रखे, जुडिशरी। जुडिशरी क्या कर देगा, उसको वापस कर देगा। ठीक है। सेकंड, द लेजिस्लेचर होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल एज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर डिसीजन। क्लियर। सो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। कारण क्या है कि जो मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन लिया गया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, मिनिस्टर्स ही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स द जज प्रोवाइडिंग अ चेक ऑन द कंपोजिशन ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, ये यहाँ पर जो जजेस है, उन जजेस का काम क्या है जुडिशरी में, उन जजेस का काम ये है कि आप नजर बना के रखिए अपने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर। इसीलिए क्या किया गया है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख दिया गया है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया है इसीलिए। ठीक है, कि ये क्या कर सके, सभी पर नजर बनाकर रख सके। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हमारे ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं तक खत्म करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस के बारे में आप लोग डिस्कशन कीजिएगा और आप लोग इनको रिपीट करिएगा। ठीक है, रिवाइज करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, सैंपल पेपर से या फिर जहां से भी आपको हेल्प मिले वहां से करते चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन जो है, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी इन अ वे दैट नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम डू नॉट। ये आपको 5 पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। क्लियर। चलो, एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एज अ होमवर्क है, बाकी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये आंसर नहीं आएगा तो इसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। पेपर्स आने वाले हैं, 2 महीने बचे हुए हैं, तो प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, सी यू।